Good evening all, welcome to Learners Academy. ओके, तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में हम कहां तक आ गए थे? ये क्या बोल रहे? टेल मी, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम इंट्रोडक्शन में हमने क्या क्या कर लिया था? क्या? सिलेंडर। ओके, सिलेंडर तक का इंट्रोडक्शन, सिलेंडर तक का इंट्रोडक्शन हो गया था, राइट? तो आज कोन स्टार्ट करना है, फोर्थ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नंबर 4। तो हेडिंग डाल दीजिए कोन एंड स्टार्ट राइटिंग। राइट सर्कुलर कोन, और वी कैन सिंपली से इट कोन। ओके, स्टार्ट राइटिंग। देखो, ये एक तो ये वाली गलती पता नहीं आप लोग छोड़ ही नहीं पा रहे, इम्प्लाइज लगाने वाली हर कहीं। बोलो क्या प्रॉब्लम है? पनिशमेंट दोगे तब छूटेगी। खड़े हो जाओ जिसने अननेसेसरी इम्प्लाइज लगाए आपकी टेस्ट नोटबुक में। और फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जहां पे इक्वल टू का जरूरत होती है वहां इक्वल टू भी नहीं लगाते। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के तौर पे मान लो डिस्टेंस निकालनी है, इक्वल टू का साइन लगाया, इधर देखो, इक्वल टू का साइन लगाया, उधर देखो, होल रूट लगाया, फॉर्मूला लगाया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। लास्ट यही टेस्ट दिया आपने, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आपने वैल्यूज पुटअप करी ना, यहाँ पे वैल्यूज पुटअप। अब वैल्यूज पुटअप करने के बाद फिर बस सॉल्व करते जाते हैं। ये हर स्टेप पे इक्वल टू का साइन नहीं आएगा क्या बताओ? और कई लोग फिर इक्वल टू की जगह इंप्लाइज लगाते हैं, तो जो इंप्लाइज लगाते हैं उनके मार्क्स भी कटेंगे, और जो इक्वल टू नहीं लगाते हैं उनके मार्क्स भी कटेंगे। इक्वल टू लगाना जरूरी क्यों है? मैथ्स पढ़ रहे हो बेटा, फिर मत लगाओ, यहाँ पे मत लगाओ, यहाँ पे मत लगाओ। किस प्रकार के सवाल पूछते हो आप? भाई इसकी वैल्यू इसके इक्वल है इसलिए इक्वल टू का साइन लगाना जरूरी है, ये भी कोई सवाल हुआ? ठीक है, तो आपके लिए पूरी खबर है, आपके मार्क्स कटने वाले हैं बोर्ड एग्जाम्स में अननेसेसरीली। और आप सोचते ही रहोगे कि कहाँ कट गए, और फिर देते रहना रिवैल्यूएशन पे 100 रुपए 200 रुपए पर पेपर के जितने भी लगते हैं। और फिर वो जब रिवैल्यूएशन पे दोगे ना तो और ज्यादा कट के मिलेंगे, क्योंकि हमको तो कॉन्फिडेंस होता है हमारा तो सही था, लेकिन हमको ये थोड़ा पता होता है कि हम ये गधों वाली गलतियां करके आए जिसके हमारे बोर्ड में मार्क्स कटे हुए हैं। स्पेशली सीबीएसई वालों के लिए कह रहा हूँ, 100% कटेंगे, 100%। तो अभी भी समय है, सुधार लो गलतियां। हर टेस्ट पेपर में मैं मार्क कर रहा हूँ गलतियां, हर टेस्ट पेपर में। आप लोग घर जाके उठा के खोल के देखते ही नहीं है। बोलो देखते हो घर जाके कि सर ने क्या गलतियां मार्क करी हैं? हर टेस्ट पेपर में मैं गलतियां मार्क करके दे रहा हूं आपको कि ये इंप्लाइज नहीं, यहाँ पे इक्वल टू है। जो जो गलती मुझे दिखाई दे पा रही है इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, ज्यादा डिटेल में मैं भी नहीं जा पाता, लेकिन कुछ गलतियां तो देखते ही दिखती हैं, उनको मैं हर टेस्ट पेपर में मार्क करके दे रहा हूं। और ताजुब की बात यह है कि जो बच्चों ने पहले गलतियां करी है वो की वही गलतियां रिपीट हो रही है, सेम टू सेम। जैसे एम्प्लाइज वाली साइन की गलती आप चेक करो, जिन जिनके मैंने मार्क करी है, पिछले टेस्ट पेपर में भी होगी, उससे पिछले टेस्ट पेपर में भी होगी, उससे पिछले, हर पेपर में मैं मार्क कर रहा हूं, फिर भी रिपीट होती जा रही है। तो भाई ऐसे फ्री के मार्क्स कटवाने हैं क्या आपको भाई? ऐसे फ्री के मार्क्स देने हैं क्या? सब कुछ आते जाते हैं, पहले बड़ी मुश्किल से तो सीखने में आता है, उसके बाद फिर इस तरीके से सिली मिस्टेक्स करके मार्क्स। एंड कृतिका, ऐसी गलती कैसे कर सकते हो आप? कृतिका जोशी, क्या किया आपने पता है ना? क्वेश्चन नंबर 1 में 2 ऑप्शन थे, पहले तो इसका अटेम्प्ट कर लिया, वाला ऑप्शन अटेम्प्ट कर लिया, इसके 2 लाइनें लिख दी हमने, और फिर हमको लगा यार ये हमसे थोड़ा सा ढंग से नहीं हो पा रहा, मैं दूसरा ऑप्शन अटेम्प्ट कर लेते हैं।
फिर दूसरा अटेम्प्ट किया, उसको पूरा 2.5 पन्नों का भरा है, बढ़िया शानदार और परफेक्टली सही है, लेकिन उसको काटना भूल गए। तो अब चेक ये वाला होगा, ये 2.5 पन्नों का चेक ही नहीं होगा। ये तो ब्लंडर मिस्टेक है, और अभी कर रहे हो तो 100% एग्जाम बोर्ड में भी करने वाले हो आप। नहीं तो अभी, अब अगर नहीं करते तो अभी नहीं करते। पहली बात तो एक क्वेश्चन के 2 ऑप्शन अटेम्प्ट करने ही क्यों? पहले से ही क्यों नहीं डिसाइडेड है क्वेश्चन पढ़ते कि मुझे ये आता है या ये आता है? जो दोनों ऑप्शन करता है ना, उसको पता ही नहीं होता है कि मुझे अच्छा दोनों में से कौन सा क्वेश्चन अच्छी तरीके से आता है, वो दोनों ऑप्शन अटेम्प्ट करता है। पहली बात तो ये नौबत आनी नहीं चाहिए कि दोनों ऑप्शन, कितना टाइम वेस्ट हो रहा है, ये भी कर रहा हूँ ये भी कर रहा हूँ, और फिर जो रखना है जो काटना है उसको ढंग से काट नहीं रहा हूँ, दोनों ही रख दिए। तो इस टाइप की गलतियां आप करोगे क्या बेटा? अक्टूबर खत्म हो गया, आइए अभी तो और भी बहुत सारी गलतियां मेरे को अभी याद नहीं आ पाती, उस टाइम तो याद रहती है कि इस भाई से ये बात करनी है, इस बहन से ये बात करनी है, पर फिर क्या होता है क्लास में आते आते एक आध दिन तो बीता मैं भूल जाता हूँ। लेकिन मैंने नोटबुक में जरूर मार्क की हुई है, सबकी अपनी अपनी गलतियां, इवन जिनके अच्छे मार्क्स आए उन्होंने भी गलतियां करी है, लेकिन अभी मैं उनके मार्क्स नहीं काट रहा हूँ। जैसे 14 आउट ऑफ 15 भी आए कईयों के, 13 भी आए, 12 भी आए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सर्वगुण संपन्न है, अपने मार्क्स देख लो 14 और अंदर चेक ही ना करेंगे मेरे तो वैसे ही 14 है, मेरे को क्या चेक करना। उनकी भी गलतियां हैं, वो भी कृपया खोल के अपनी अपनी गलतियों को देखें और मेक श्योर करें, अपने आप से मेक श्योर करें कि अगले टेस्ट में इस टाइप की गलती होगी ही नहीं। और जिसने गलती रिपीट करी, अगर जिसने गलतियां रिपीट करी, जो पिछले टेस्ट में मार्क करी होगी, वही गलतियां रिपीट हुई नेक्स्ट टेस्ट में, तभी तो मैंने नोटबुक बनवाई है, ताकि आप खुद चेक करो पहले क्या गलती करी थी, बाद में क्या गलती करी। अगर वो रिपीट हुई तो मार्क्स कटेंगे, याद रखो। लाइक इंप्लाइज के साइन की गलतियां जिसने करी अननेसेसरी जहां भी लगाया है, वो अगर नेक्स्ट पेपर में भी लगाता है तो उसके इस बार नहीं कटे, अगली बार मार्क्स जरूर कटे। और इक्वल टू का साइन भी नहीं लगाया, जहां पे जरूरत है वहां पे भी नहीं लगाया। तो समझ गए? बैठिए अहद, आप भी लगाते हो इंप्लाइज का साइन अननेसेसरीली? कौन कौन लगाता है? बस आप दो ही लगाते हो? इक्वल टू भी नहीं लगाते भाई? इक्वल टू, मैथ्स में इक्वल टू नहीं लगाओगे तो क्या फिर सोशल स्टडी में लगाओगे? सोचने वाली बात। और ये भाई पूछ रहे हैं क्यों लगाना जरूरी है? इसकी वैल्यू इसके बराबर है, ये बताने के लिए इक्वल टू का साइन लगाना जरूरी है। ना तो आइडेंट उसका जो इंक्लिनेशन होता है वो सही होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा डिस्टेंस, कई बार बता चुका ये प्रेजेंटेशन टेक्निक, यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लिख दिया हमने, अब उसके बाद ये इक्वल टू का साइन इसी के नीचे आना चाहिए, वो जहां पे खत्म होता है वहीं लगा देंगे, फिर तीसरा यहाँ आ रहा है, फिर चौथा वहां जा रहा है, ऐसे ऐसे चल रही है गाड़ी सांप की तरह। जबकि चलनी कैसे चाहिए यार? ये तो स्कूल में जब आप छोटे रहे होंगे, जब आपको मैथ्स स्टार्ट ही करी होगी, तो स्कूल में 100% टीचर ने बताया होगा भाई ऐसे लिखते हैं। नहीं बताया? ऐसा बोलना सुनना, अब हम सुनते ही नहीं है ना कि ठीक है आपके स्कूल में नहीं बताया, ठीक है आपके स्कूल में नहीं बताया, लेकिन कभी ना कभी आपने किसी न किसी की नोटबुक देखी होगी जो बिल्कुल ऐसे प्रॉपरली अरेंज होगी, तो कभी मन में इच्छा नहीं करी कि यार मैं भी ऐसे ही करूं। आइए, तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में हम सिलेंडर तक आ चुके हैं। 10 मिनट हमारी ये लेक्चर के लग ही जाते हैं हर टेस्ट पेपर के बाद, लेकिन फिर अगले टेस्ट पेपर में वही हालत होती है। वो तो मैं खींच लूंगा, 1 घंटा तो मैं खींच लूंगा, वो मेरी प्रॉब्लम है, बट द प्रॉब्लम इज कि हर टेस्ट पेपर के बाद लेक्चर लेने की जरूरत क्यों पड़ती है? आप नई गलती करो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप नई प्रकार की गलती करो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं सुधारने के लिए बैठा हूं। लेकिन द प्रॉब्लम इज दैट कि पुरानी गलतियां नहीं सुधारने के लिए रेडी नहीं है, मतलब ऐसे बन के बैठेंगे भाई साहब हम तो यही करेंगे, देने तो दे दो मार्क्स, ऐसा शो कर रहे हो आप, है ना भाई, हम तो नहीं सुधरेंगे, हम तो यही करेंगे। तो फिर भैया ऐसा एटीट्यूड है ना अपनी जेब में रखो, मार्क्स नहीं मिलने वाले, समझ गए? आइए, तो मास्टर फॉर्मूला जैसा कि मैंने कहा था, क्यूबॉइड एंड नेक्स्ट कौन सा था, क्यूब एंड सिलेंडर में तो भली भांति काम करा, क्योंकि उसमें क्या था दोनों बेसिस इक्वल होते थे। लेकिन अब जैसे जो नया ऑब्जेक्ट है, 4th नंबर का ऑब्जेक्ट है, इसमें मास्टर फॉर्मूला विल नॉट वर्क, सारे के सारे वर्क नहीं करेंगे, कुछ एक वर्क करेंगे, जिस लेवल पे करेंगे उसकी हम चर्चा करेंगे। तो पहले तो बात करते हैं 4th नंबर का जो ऑब्जेक्ट होता है कौन, राइट सर्कुलर कौन जिसको हम कहते हैं, ये कैसे बनता है, राइट, ये कैसे बनता है? तो देखो हमने सिलेंडर सीखा है, सिलेंडर सीखा है बेटा, एक बार मैं बना देता हूं। कुछ इस टाइप का सिलेंडर होता है जिसमें नीचे एक सर्कुलर बेस, ऊपर भी एक इक्वल सर्कुलर बेस बराबर रेडियस का,
एंड फिर उसको हम क्या कर देते हैं, हाइट दे देते हैं, ठीक है ना, इस टाइप का होता है, बराबर इक्वल होता है। अब अगर मैं क्या करूं, इसमें से कोई भी एक सर्कुलर बेस को खत्म करके पॉइंट बना दूं, या यूं कहूं मैं किसी भी एक सर्किल की रेडियस 0 कर दूं, क्या कर दूं, किसी भी एक सर्किल की रेडियस 0 कर दूं। सर्किल की रेडियस 0 करने का मतलब है सर्किल एक पॉइंट बन गया, सर्किल की रेडियस 0 कर दी, 0 सेंटीमीटर, तो यानी कि जो पॉइंट है, जो सेंटर है, वही सर्किल है, समझ गए। तो किसी भी एक सर्किल की रेडियस अगर मैं 0 कर दूं, लाइक मैं ऊपर वाले की कर दूं, तो इस टाइप का जो फिगर तैयार होगा इसको कहते हैं हम इसको कहते हैं हम कोण, ठीक है। अलग से बना के दिखाते हैं, इस टाइप का फिगर होगा जिसमें एक बेस तो पॉइंटेड होगा, बिल्कुल 0 रेडियस, यानी यूं कहूं बेस है ही नहीं, और दूसरा सर्कुलर जैसे सिलेंडर में होता था वैसे के वैसे। डन। अब इसमें मास्टर फॉर्मूला क्यों नहीं काम करेगा, क्योंकि जो नीचे वाला बेस है वो बेस धीरे 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 कम होते 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 बिल्कुल शून्य बन गया। तो मास्टर फॉर्मूला वही काम करेगा जहां पे बेस फ्लोर से हाइट तक हम इक्वल समांतर प्रोपोर्शन में ऊपर उठ रहे हैं। जैसे क्यूबॉइड में भी समांतर ऊपर आए थे, क्यूब में भी समांतर आए थे, और इसमें सिलेंडर में भी समांतर आए थे, है ना। अब इसमें किस लेवल पे करेगा वो देखेंगे, कुछ कुछ तो करेंगे, जैसे टीएसए तो हमेशा ही करेगा। टीएसए का मतलब क्या होता है, सीएसए प्लस बेस का एरिया, तो वो तो हमेशा हर फिगर में करेगा, उसमें दिक्कत नहीं है। सीएसए इस ऐसे नहीं निकालेंगे हम, सीएसए हम पहले कैसे निकालते थे, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, उससे नहीं निकालेंगे। तो पहले मुझे बताओ लिख क्या क्या दिया आपने सारा लिख दिया। A cone is a three-dimensional object having only one circular base and a point in place of other base. केवल एक सर्कुलर बेस है और दूसरे बेस की जगह केवल एक क्या है, पॉइंट। लिख दिया। ये गेट लगाओ दोनों, और पीछे वाला फैन भी ऑफ करके आओ। एक कॉन एज ए रेडियस, अब जैसे सिलेंडर है, सिलेंडर में रेडियस ऑफ द बेस होता है, वैसे कॉन में भी रेडियस ऑफ द बेस होता है। कुछ कहा था मैंने सिटिंग पोजीशन के बारे में लास्ट क्लास में, इधर तो वही हाल दिख रहा है पहले वाला ही, नो चेंजेस एट ऑल। तो कोन में भी रेडियस ऑफ द बेस होती है और हाइट होती है, और साथ में इसमें एक एक्स्ट्रा चीज होती है जिसको अपन कहते हैं स्लैंट हाइट। देखो इधर स्क्रीन पे देखो, स्क्रीन पे देखिए, देखो स्क्रीन पे पहले जो अपन ने सिलेंडर पढ़ा था उसमें हाइट ये हुआ करती थी, बोलो, और जो इस हाइट को जैसे मैं पैरेलल बाहर लेके आता था ऑब्जेक्ट के, तो एक और हाइट ऐसे तैयार हो जाती होती थी, ठीक है। यानी एक तो इंटीरियर हाइट और एक एक्सटीरियर हाइट बराबर और पैरेलल होती थी, इसलिए दोनों को हाइट के नाम से पुकारा जाता था। लेकिन इसमें क्या है, इंटीरियर हाइट तो हाइट है ही सही, लेकिन एक्सटीरियर हाइट आप देखो वो हाइट से पैरेलल नहीं है, नहीं है ना, लेकिन किसी न किसी तरीके से ये भी हाइट तो है, हाइट तो है, ऊंचाई तो है ना, ऊंचाई मतलब नीचे से ऊपर जाना ऊंचाई है, लेकिन इसको मतलब जनरल ऊंचाई नहीं कह सकते या ओरिजिनल ऊंचाई नहीं कह सकते इसकी, तो इसको हम क्या कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई। क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, और इंग्लिश में बोलते हैं स्लैंट हाइट। क्या बोलते हैं, स्लैंट। स्लैंट का मतलब होता ही है जो तिरछा हो, स्लैंट का मतलब क्या होता है, जो यानी तिरछी ऊंचाई, ऐसे कह सकते हैं, समझ गए, क्लियर है। अब अपन जैसे पहाड़ पे कई बार क्लाइंबिंग करते हैं या ट्रैकिंग करते हैं तो वो स्लैंट हाइट के बलबूते होता है, हाइट पे नहीं होता है। अब अपन लिफ्ट में जब ऊपर जाते हैं तो अपन हाइट के बलबूते जाते हैं। ये कुछ एक एग्जांपल्स हैं। लिफ्ट में अपन यूं जाते हैं, है ना, लिफ्ट कभी किसी ने पकड़ी हो किसी बिल्डिंग में, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में, और जो अपन जैसे पहाड़ पे किसी ने ट्रैकिंग करी हो, करिए किसी ने, तो पहाड़ पे ट्रैकिंग आप यूं जाओगे ना, ऐसे तो ना ऊपर उठोगे, नहीं उठोगे अनटिल अनलेस वहां लिफ्ट नहीं है। अगर मान लो वहां लिफ्ट है, ऐसी सुविधा है, तो बात अलग है ठीक है। माउंट एवरेस्ट पे जाके आएगा तू, नॉर्मल रक्तांचल पे चढ़ जा, फिलहाल खूब है अभी तो, है ना, चल लिया ना, बस ठीक है, चलो ठीक है। तो यहां तक लिख लिया। तो देखो ये तो होगी रेडियस ऑफ बेस, ये बेस रेडियस है सर्कल का रेडियस, ये हो जाएगी हाइट, और ये हो जाएगी मेरी स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट को लेटर एल से, रेडियस को लेटर आर से, और हाइट को रेडियस एच से। और यहाँ पे ये रेडियस और हाइट एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे, इसीलिए इस कोण को राइट सर्कुलर कोण भी कहा जाएगा। क्यों कहा जाएगा इसको राइट सर्कुलर कोण, बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू हाइट। क्या मैंने तो पीछे वाला लगाते हैं, दोनों करे बंद,
ठीक है, डन। तो उसको राइट सर्कुलर, देखो एक नंबर का एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन कि एक कोन को राइट सर्कुलर कोन कब कहा जाता है या क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है या कब कहा जाता है, जब उसकी रेडियस, बेस रेडियस उसकी हाइट से परपेंडिकुलर हो और उसकी रेडियस, उसकी हाइट और उसकी स्लैंट हाइट एक राइट एंगल ट्रायंगल का निर्माण कर रही हो। चेक करो, कर रही है। सिलेंडर में रेडियस और हाइट किसका निर्माण कर रही थी, रेक्टेंगल। याद करो, रेक्टेंगल बनता था उसमें से, अभी पिछला जो फिगर किया था अपन ने उसमें रेक्टेंगल बनता था, और इसमें क्या बनता है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से इस एल, एच और आर का रिलेशन निकालो। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज क्या है, राइट 90 डिग्री के सामने यही है, तो ये सबसे बड़ी साइड होगी। तो इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होगा, दैट मींस एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस। तो ये रिलेशन अपने को एल, एच और आर में हमेशा याद रखना है। इस एल, एच और आर में से कोई भी दो चीजें दे दे तो तीसरी निकाल सकते हैं, एल निकाल सकते हैं या एल और आर में से तो एच भी हम निकाल सकते हैं। रिलेशन याद होना चाहिए, क्या रिलेशन है, एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, ये फिगर बना दिया, बनाओ। फिगर्स भी प्रॉपर्ली नहीं बनाए कि कईयों ने पेन से बनाए हुए थे, और पेंसिल से बनाए हुए थे तो विदाउट यूजिंग रूलर फ्री हैंड से फिगर्स बनाए हुए हैं। किस किसने बनाए थे फ्री हैंड से फिगर्स, क्यों भाई, अभी कौन सी भाषा में समझाऊं, और जो एब्सेंट होते हैं टेस्ट के दिन उनको अगले दिन आके टेस्ट देना है, ये भी कौन सी भाषा में समझाऊं, अपने आप आना है, मुझे बोलने की जरूरत पड़ती है, अपने आप स्कूल से घर पहुंचते ही यहाँ आना है अगले दिन। इफ यू आर एब्सेंट ऑन द टेस्ट डे, आपको अगले दिन स्कूल से घर पहुंचते ही खाना खा के सीधा यहाँ आना है। उस दिन का जो 1-1.5 घंटे का जो आपका रेस्ट अगर होता है इफ एनी, उसको त्यागना है, सीधा यहाँ आना है, टेस्ट पेपर लेना है, क्लास शुरू होने से पहले टेस्ट पेपर दे देना। वो तो मेरी जिम्मेदारी है, आपको कॉल करो कि सर मैं आ गया, मेरे को टेस्ट पेपर दो, मैं टेस्ट पेपर ले लेके थोड़ा बैंक में घूमता हूँ, और यहाँ पे व्यवस्था होती है सारी। आप तो आके आप अपनी इच्छा तो जागृत करो टेस्ट देने की। ठीक है, हाँ जी, इधर आइए। अब देखो इस फिगर के हिसाब से रेडियस क्या है, ओबी। चेक करो, इस फिगर के हिसाब से रेडियस क्या है बेटा, ओबी। तो रेडियस आर इक्वल टू ओबी, लेटर आर देंगे और फिगर के हिसाब से वो ओबी लगाया हमने, है ना। हाइट क्या है, ए ओ, ए ओ ये हाइट है हमारी, ए ओ, और स्लैंट हाइट क्या है, एल की वैल्यू ए बी, ये ए बी। इस टाइप का एक राइट एंगल ट्रायंगल तैयार होगा। ठीक है, नोट डाल के लिखो, जो सिलेंडर में लिखा था सेम वही नोट है। द रेडियस एंड द हाइट ऑफ ए कोन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, होती है ना, अब ये भी बताया। द रेडियस एंड द हाइट ऑफ ए कोन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी उस फिगर की बात करें तो उसमें एंगल एओबी 90 डिग्री का होगा, होगा बोलो, यानी कि ट्राइंगल एओबी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा, बनेगा, जिसके अंदर ये है हाइपोटेन्यूस, उसका स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। अब फिगर के हिसाब से ए बी तो है हमारी स्लैंट हाइट, है ना, फिगर के हिसाब से ए बी इज अवर स्लैंट हाइट। तो ए बी का स्क्वायर की जगह आ जाएगा एल का स्क्वायर, ओ बी है रेडियस तो ओ बी के स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर, और ए ओ है हाइट तो उसकी जगह एस स्क्वायर। तो ये तैयार हो गया हमारा रिलेशन, एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। नोट हो गया, हाँ कहां से रह गया, थोड़ा क्विकली नोट डाउन करो। ओके, आ गए वहां रिलेशन तक।
अरे ऐसे क्या कछुए की चाल में लिख रहे हो? हाँ चलो, तो ये रिलेशन आने के बाद देखिए इधर, ये रिलेशन आने के बाद हमको अगर स्लैंट हाइट निकालनी है तो स्क्वायर को जस्ट उधर ले जाओ, तो क्या बनेगा, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अगर अपने को हाइट रेडियस निकालना है, तो रेडियस निकालना है तो एच स्क्वायर को इधर ले आओ और इधर ले जाके रूट लगा दो, तो फॉर्मूला बन जाएगा एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। और अगर हाइट निकालनी है तो हाइट निकालने के लिए आर स्क्वायर को उधर ले जाओ और उधर ले जाके क्या कर दो, रूट लगा दो, तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का होल। तो मुझे बताइए 3 फॉर्मूले याद हुए? अब अगर ये 3 फॉर्मूले याद होते हैं तो अच्छी बात है, नहीं भी होते हैं तो अगर एक ये रिलेशन याद है, अगर एक ये रिलेशन याद है तो इस रिलेशन से 3 फॉर्मूले बने। बोलो समझ आ रहा है? इस एक रिलेशन से ही ये 3 फॉर्मूले बने, नहीं बने? ओके, तो आप या तो ये रिलेशन याद रखो या 3 फॉर्मूले याद रखो, ठीक है? और बड़ा सरल है, स्लैंट हाइट सबसे बड़ी है, तो वो निकालनी हो तो दोनों का जोड़ होगा, और वो दे रखी है तो उसमें से बाकी चीज माइनस होगी, क्योंकि वो तो सबसे बड़ी है। समझ गए? वो तो सबसे बड़ी है। देखो एल स्क्वायर जब जब दे रखा है उसमें से चीजें माइनस होती है, माइनस हो रही है, माइनस हो रही है, क्योंकि तो सबसे बड़ी है, इसमें कोई चीज जुड़ नहीं सकती, ऑलरेडी बड़ी है, जुड़ जाएगी तो और बड़ी हो जाएगी, इसलिए इसमें से अगर कुछ होगा इसके साथ तो इसमें से दूसरी चीज माइनस होगी। लेकिन अगर खुद इसी को निकालना है तो फिर बाकी चीजें जुड़ेंगी, ठीक है? चलिए अब 3 फॉर्मूले हमारे, मतलब 3 टाइप के जो मेंसुरेशन कैलकुलेशन है जो हम निकाल रहे हैं, सीएसए टीएसए एंड वॉल्यूम। तो इसमें भी सीएसए होगा, एलएसए नहीं होगा, क्योंकि इसकी दीवारें भी इस प्रकार से कर्व्ड है। सो कर्व्ड सरफेस एरिया का एक बार आप फॉर्मूला लिखो, सीएसए। इसका प्रूफ भी है, अभी देंगे, लिखो एक बार, कर्व्ड सरफेस एरिया सीएसए, पाई आर एल, जहां पे रेडियस आर होगा हमारा रेडियस और एल होगा हमारा स्लैंट हाइट। टोटल सरफेस एरिया इज वेरी मच क्लियर कि सीएसए के साथ हम बेस का एरिया जोड़ देते हैं। अब याद करो सिलेंडर में यही बेसेस थे, सिलेंडर में यही क्या थे, बेसेस, क्योंकि 2 सर्कुलर बेस होते थे, और यहाँ पे पाई आर स्क्वायर की जगह क्या होता था, 2 पाई आर स्क्वायर होता था। क्या होता था? 2 पाई। लेकिन अभी 2 नहीं है, क्योंकि एक ही सर्कुलर बेस है, दूसरा तो पॉइंटेड है, तो बस पाई आर स्क्वायर ऐड करेंगे, दैट्स इट। किसमें? इसमें पाई आर एल में, पाई आर एल में जस्ट पाई आर स्क्वायर ऐड करेंगे, तो पाई आर कॉमन, और क्या बचता है, एल प्लस आर, ठीक है? अब देखो वॉल्यूम को निकालने की एक टेक्निक याद रखना या एक रिजल्ट याद रखना, एक रिजल्ट है, तो क्ले का एक सिलेंडर लेके और उसमें मान लो कोनिकल शेप का कोई बर्तन है, उससे अपन एक कोन बना के निकाल दिया, तो इसमें जितनी क्ले है और इसमें जितनी क्ले है, या यूं कहूं इसका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम का हमेशा 1/3 होगा। क्या होगा? 1/3 होगा। क्या होगा? 1/3। अगर यही काम 2D में हो रहा होता तो एरिया हाफ होता। क्या होता? दैट मीन्स अगर एक रेक्टेंगल में से, क्या कह रहा हूं मैं, एक रेक्टेंगल में से, देखो इधर स्क्रीन पे देखो, मान लो ये रेक्टेंगल है इधर देखो, इस रेक्टेंगल में से एक राइट एंगल ट्राइंगल निकालो, तो इस रेक्टेंगल में से राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे ही निकालोगे, देखो डायगोनल खींच के ये निकल गया, तो रेक्टेंगल के एरिया में से राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया हाफ होगा, नहीं होगा? बाय कॉमन सेंस हाफ होगा, नहीं होगा? क्योंकि ये 2D है, वो 3D है, तो वो 1/3 होगा। समझ गए? इसको एज ए रिजल्ट याद रखना। अब इतना याद हो गया ना,
कि क्योंकि ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल कोन को दर्शाता है और रेक्टेंगल सिलेंडर को दर्शाता है। हमने देखा था ना सिलेंडर के बीचों बीच एक रेक्टेंगल फंसा हुआ है, चेक किया था, और अभी कोन के बीचों बीच एक राइट एंगल ट्रायंगल फंसा हुआ है। तो राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे मान लो कि राइट एंगल ट्रायंगल का 3D वर्जन कोन है और रेक्टेंगल का 3D वर्जन सिलेंडर है। तो ये सा हाफ होता है क्योंकि ये 2D में चल रहा है, और वो उसके वॉल्यूम का 1/3 होगा क्योंकि वो 3D में। तो अगर आपको इतना रिजल्ट याद है हमेशा के लिए कि अगर मैं एक सिलेंडर से कोन को काटूं तो 1/3 वॉल्यूम मिलेगा, तो आपको इनडायरेक्टली फॉर्मूला याद हो गया। उसका वॉल्यूम क्या था, पाई आर स्क्वायर एच। इसका क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो फॉर्मूला नहीं याद करो, एज ए रिजल्ट याद करो। तो दो बातें याद हो गई यहाँ से, ठीक है। तो वॉल्यूम नोट डाउन करो एक बार, 1/3 पाई आर स्क्वायर। हो गया नोट डाउन। अब जो मैं, ठीक है, हाँ हाँ आ रहा हूँ भाई, बात को पकड़ के मत रखा कर। तेरे को कोई ऐसा कोई प्रूफ है जो आज तक नहीं दिया है? तू तो ऐसे बिहेव करता है जैसे तेरे को मैंने, जैसे बात को टरका देते हैं हम, बताते नहीं। सिस्टम से चलती है ना हर चीज, जिस सीक्वेंस में आनी चाहिए उसी सीक्वेंस में आनी चाहिए। आपको पहले समझ में आता है तो कोई बात नहीं ना, बाकियों को तो सीक्वेंस में ही समझ में आता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। चलो अब इधर देखो स्क्रीन पे, ये देखो इसमें टीएसए का डेरिवेशन तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको समझ में आ रहा होगा कि सीएसए के साथ हम इसको जोड़ेंगे और वॉल्यूम का एक रिजल्ट की फॉर्म में अपन ने 1/3 के हिसाब से निकाल लिया। पर सीएसए पाई आर एल क्यों आया, सीएसए पाई आर एल क्यों आया, ये रिजल्ट जो है इसके पीछे एक डेरिवेशन है। इसके पीछे क्या है, एक डेरिवेशन। अब वो डेरिवेशन थोड़ा सा टिपिकल है, मैं शुरू कर रहा हूं। जिसको समझ में आए बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आए उससे भी अच्छी बात है। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, इन शॉर्ट पाई आर एल। ठीक है, चलो अब चर्चित को बहुत ज्यादा उत्सुकता है तो मैं चर्चित से एक सवाल करूंगा। चर्चित, आप मुझे एक चीज बताइए कि अगर आपको पेपर का कोण बनाना है, पेपर, ए कोन मेड ऑफ पेपर, जैसे आपको सिलेंडर बनाना था तो आपने एक रेक्टेंगुलर शीट ली थी, इधर देखो एक रेक्टेंगुलर शीट ली थी और उसको ऐसे रोल किया था, या तो लेंथ वाइज रोल कर दिया ऐसे तो ये सिलेंडर बन गया था, अभी बन नहीं पा रहा है, ये पेपर अच्छा सा नहीं है, और या फिर ब्रेड्थ वाइज इसको हमने ऐसे रोल किया था, ऐसे रोल किया था, समझ गए। तो ये सिलेंडर बनाने के लिए रेक्टेंगुलर शीट चाहिए। इन शॉर्ट सिलेंडर बनाने के लिए क्या चाहिए, कोन बनाने के लिए कैसी शीट चाहिए? अरे भाई स्क्वायर इज ऑल्सो रेक्टेंगल, सिलेंडर ही बनेगा उससे भी, रोम्बस। क्या कह रहे हो? कोण बनाने के लिए हमको शीट ऑफ पेपर कैसा लेना पड़ेगा, वो जो भी आप सब लोग बना रहे हो ना, ये चना जोर गरम बनता है इससे। तो ठीक है, आप बना रहे हो, आप सब बना रहे हो राइट एंगल ट्राइंगल से, राइट, ऐसे राइट एंगल ट्राइंगल फाड़ रहे हो और फिर राइट एंगल ट्राइंगल से आप ये बना रहे हो। yes. ऐसा एक राइट एंगल ट्राइंगल से आप कोशिश कर रहे होंगे, पर इससे भी नहीं, दिस इज नॉट ए परफेक्ट कोन। कोन में ऊपर सर्कुलर बेस होता है, आपका नहीं काटना नहीं है ना, काटना नहीं है ना। सिलेंडर बनाने के लिए रेक्टेंगुलर शीट को काटना पड़ा था क्या? और काट के तो फिर तो कुछ भी बना सकते हो, काट के चिपका के बनाने लगे तो फिर कुछ भी बना सकते हो। फिर तो रेक्टेंगल से कोण, फिर तो रेक्टेंगल से कोण, स्क्वायर से कुछ, इससे कुछ भी बना दो, काटना और चिपकाना ही अलाउड है। तो अभी भी आपका आंसर आप दे नहीं पाए, तो जिस हिसाब से उत्सुकता थी उस हिसाब से जवाब नहीं आ रहे। हाँ बोलो, वेरी गुड। क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल से कोण बनता है, देखो इधर स्क्रीन पे क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल देखा है आपने, सर्किल का 1/4 हिस्सा, ये पूरा सर्किल होता है ऐसा, उसका 1/4 हिस्सा मैं इस तरह से निकाल लूं, जिसको अपन सेक्टर ऑफ ए सर्किल भी कहते हैं, जिसका ये 90 डिग्री। ठीक है, इस क्वाड्रेंट में ध्यान से सुनिएगा, इस क्वाड्रेंट में अगर मैं ये वाला सिरा और ये वाला सिरा को इसको फोल्ड करके पेस्ट कर दूं, एज से एज पेस्ट कर दूं, तो ये ऑलरेडी सर्कुलर है, ये ऑलरेडी सर्कुलर है, तो वो घूम के परफेक्ट सर्किल, समझ गए? यस। अब ये आप किसी भी तरह समझा नहीं, काटने की जरूरत नहीं है, केवल इसको इससे मिला दो, ये बोल रहे हैं इसको सर्किल में करना है,
मैं सर्किल थोड़ा ले रहा हूँ, तो क्वाड्रेंट ले रहा हूँ, मैं तो क्वाड्रेंट ले रहा हूँ। अब क्वाड्रेंट के बाद कुछ काटना है। अभी जैसे मैंने कहा राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल भी कहीं से काटना पड़ेगा। अभी का रेक्टेंगुलर शीट वो भी से काटनी पड़ेगी, तो हर चीज कहीं ना कहीं से तो निकलेगी। ऐसा तो है नहीं कि बनी बनाई मिल जाएगी। ठीक है, ओके। तो आइए अब डेरिवेशन देखें। तो दिस इज द क्वाड्रेंट। अब अगले सवाल चर्चित मैक्सिमम आपसे ही होंगे, जो जो पूछता जाऊं बताते जाना। चलो पहले तो रेक्टेंगुलर शीट पे आइए। ये रेक्टेंगुलर शीट थी बेटा, इसको फोल्ड करके आपने सिलेंडर बनाया। क्या बनाया? सिलेंडर बन गया। तो लेट्स से सिलेंडर बन गया। तो मेरा पहला सवाल कि रेक्टेंगुलर शीट के अंदर एक एल थी और एक बी थी, या कैपिटल बी ले लो, लेंथ एंड ब्रेड्थ थी। ये जब सिलेंडर बन चुकी होगी तो ये लेंथ एंड ब्रेड्थ कहां होगी, उसमें कहां पाई जाएगी? इसकी लेंथ तो उधर क्या बन चुकी होगी, उसकी ब्रेड्थ उधर क्या बन चुकी होगी? लेंथ तो उसकी हाइट बन चुकी होगी। ये काफी सरल था सोचना, सरल था ना। जो इसकी लेंथ है वो अब सिलेंडर की हाइट बन चुकी होगी। सही कहा इसने, हाइट को अपन लेटर एच से डिनोट कराते हैं। और ये जो ब्रेड्थ है, ये ब्रेड्थ अब घूम चुका है ऐसे, तो घूम के सर्किल बन चुका है। तो ये जितनी लंबाई का है वो अब उस सर्किल का सरकमफ्रेंस क्या है? सरकमफ्रेंस। यानी कि इस सर्किल का जो सरकमफ्रेंस है 2 पाई आर, वो 2 पाई आर इस बी के बराबर है। समझ आया? और इधर h एग्जैक्टली एल के बराबर है। समझ आया? हाइट एग्जैक्टली लेंथ के बराबर है और इसकी रेडियस का 2 पाई आर कर दो, सरकमफ्रेंस मालूम होगा, एग्जैक्टली इस बी के कैलकुलेशन से मैच करेगा। अब चलते हैं कोण पे। ये तो था सिलेंडर का कैलकुलेशन। अब कोण पे चलें। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि कोण किससे बनता है? क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल से। किससे बनता है? अब क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल में मेरे पास ऑलरेडी एक रेडियस है ना? रेडियस। और ये जो पार्ट है ये सरकमफ्रेंस का 1/4 पार्ट है। टोटल सर्किल का सरकमफ्रेंस उसका 1/4 पार्ट। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? टोटल सरकमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई आर। इसका 1/4 करूंगा तो 2 से 2 टाइम कट जाएगा, तो ये पाई आर बाय 2 है। यस और नो? मानते हो? अब मैं यहां से इसको कोण में तब्दील कर रहा हूं, देखना ध्यान से। अच्छा, कैपिटल आर मैंने इस बड़े सर्किल की रेडियस ली है जहां से क्वाड्रेंट निकाला गया है, या इस क्वाड्रेंट की रेडियस ली, ऐसे मान। ठीक है, नहीं तो फिर उधर बोलेगा सर सर्किल से तो निकाल रहा हूं ना फिर आप। तो चलिए अब कोण बना रहे हैं हम, ध्यान से देखना। ठीक है, अब सुनो। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो दो रेडियस है इसके हैं, आज की तारीख में ये दो स्लैंट हाइट है। समझे क्या? दोनों बराबर स्लैंट हाइट है। जब ये वाला सिरा ये वाले सिरे से घूम जाएगा तो ये दोनों से टेढ़ी हाइट होगी, तो ये रेडियस आज की तारीख में क्या है वहां पे? स्लैंट हाइट। तो इसकी जो स्लैंट हाइट है एल, उसको मैं इसकी रेडियस कह सकता हूं एल बराबर आर, और इधर भी स्लैंट हाइट बराबर आर। यहां तक क्लियर है? और ये जो पार्ट है ये घूम के अब उसका सरकमफ्रेंस बन चुका है। ये वाला जो पार्ट है ये घूम के उसका क्या बन चुका है? तो उसका टोटल रेडियस जो है 2 पाई आर, इसके पाई आर बाय 2 के इक्वल हो जाएगा। कर दो। इसका टोटल रेडियस, इसका टोटल जो सर्किल का सरकमफ्रेंस है जिसको मैं 2 पाई स्मॉल आर कह सकता हूं, वो इस पाई आर बाय 2 के बराबर है ना? पाई कैपिटल आर बाय 2। जिसमें इसको मैं थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करूं तो कुछ रिलेशन मिलेगा मुझे। पाई से पाई कैंसिल आउट हुआ एक तो, और बताओ आर इक्वल टू ये 2 से 2 डिवाइड होके कैपिटल आर बाय 4, यानी इसकी रेडियस इसकी रेडियस का 1/4 होगी। इसकी रेडियस की क्या होगी? ये तो कुछ रिजल्ट्स मिल गए। अब सुनिए, मेरे को क्या चाहिए? सी ए से। क्या चाहिए? तो आप खुद सोचो, क्वाड्रेंट ऑफ द सर्किल जो भी है, ये क्वाड्रेंट ऑफ द सर्किल है। जब ये कोण बन जाएगा तो कोण की दीवारों का एरिया वही होगा ना जो क्वाड्रेंट का एरिया है। ये जो एरिया है यही तो उसकी दीवारों में आएगा घूम के। सोचो जरा, क्योंकि जो वो सर्कुलर होगा वो तो खाली होगा, बेस एरिया तो खाली होगा, होलो बनेगा ये था ना। तो ये जो कागज है, ये कागज कहाँ? अभी मान लो मैं इसको पेंट करूं, इसको मैं नीले कलर का कर दूं, इसको मैं नीले कलर का पेंट कर दूं, और जैसे मैं इससे कोण बनाऊं तो ये नीला कलर दीवारों पे नजर आएगा नहीं आएगा? इमेजिन करो। तो यानी कि इसका एरिया उसका सी ए से है, उसका इसका एरिया उसका सी ए से। हमको सी ए से निकालना था,
तो मैं सी एस ए निकालने के लिए क्यूनेस का एरिया निकाल दूं, निकालूं, चलो निकालते हैं। सो सी एस ए ऑफ कोन इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट का एरिया कैसे निकालते हैं? पूरे सर्किल का एरिया क्या होता है? पाई कैपिटल आर स्क्वायर, तो उसका 1/4 करना पड़ेगा, उसका 1/4 करना। अब देखो ये एरिया एक तरीके से मिला, लेकिन इसमें कैपिटल आर को आपको उसके आर एल की फॉर्म में क्या लिखना है? आर और एल की फॉर्म। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना, पाई आर स्क्वायर को मैं आर इंटू आर लिख सकता हूं, डिवाइडेड बाय 4 लिख सकता हूं। अब देखो यहाँ पे ये r/4 की जगह तो मैं ये स्मॉल r डाल दूंगा और ये r की जगह मैं l डाल दूंगा। तो फॉर्मूला बिकम्स पाई इंटू इधर l और इधर r, पाई l r, यानी कि पाई r। डन, समझ आया? बोलो चर्चित। 4 पाई r तो पाई r तो अगर आप ऐसे निकालो तो केवल रेडियस की फॉर्म में दिखेगा। स्टैंडर्ड हमारे का सेट के रेडियस ऑफ स्लैंट की फॉर्म में एरिया है, इसमें रेडियस का भी रोल हो और स्लैंट का, तो रेडियस का भी रोल आता है, स्लैंट का। समझ गए? क्लियर है? तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया पाई आर एल। ठीक है, अब ये डेरिवेशन कहीं नोट नहीं करना है आपको, क्योंकि कहीं भी बुक्स में नहीं है, अप टू क्लास 12 ये बुक्स में ही नहीं है। अप टू क्लास 12 इसको डायरेक्ट याद रखना है, मतलब फॉर्मूला याद रखना है पाई आर एल, डेरिवेशन याद नहीं रखना है। डेरिवेशन जिसको समझ में आया मुबारक हो, नहीं आया और ज्यादा मुबारक हो, सोचना नहीं मतलब ज्यादा। ठीक है, चलिए स्फीयर, नेक्स्ट टॉपिक है स्फीयर। तो कौन से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो बताओ। नो, अब स्फीयर और हेमिस्फीयर साथ में चलेंगे। गोला, स्फीयर को हिंदी में कहते हैं गोला। हमारा नहीं, नारियल थोड़ा ना गोला होता है, पर उसका शेप गोला नहीं होता उसको बोलते गोला है। ऐसे तो बर्फ का भी गोला होता है, तो वो एक अलग मैटर है ना। स्फेरिकल शेप का सबसे बड़ा उदाहरण पृथ्वी, जिसमें हम रहते हैं। ठीक है, आपने कई मूवीज में सुना होगा ग्रहों को वो गोला कहकर संबोधित करते हैं। देखो फ्लैट कहीं से भी नहीं है, हमको फ्लैट इसलिए लगती है क्योंकि हम उस पृथ्वी के मुकाबले छोटे से हैं। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। देखो फ्लैट अगर आप अंतरिक्ष से देखोगे तो गोली है ना, मतलब स्फेरिकल है ना। अब उस पृथ्वी की साइज के हिसाब से हम बिल्कुल एक मच्छर की भांति भी नहीं है, इतने से हैं, इतने से हैं। अब इतने से हैं तो हमको फ्लैट लगती है। अभी जैसे मान लो फुटबॉल है, अब फुटबॉल हमको तो गोल लग रही है, लेकिन उस फुटबॉल में एक चींटी घूम रही है तो उसको तो फ्लैट ही लग रही है ना, क्योंकि उसकी साइज और उसकी साइज बहुत ही डिफरेंस है। तो बस जैसे फुटबॉल पे चींटी है, वैसे ही इस पृथ्वी पे हम है, शायद उससे भी छोटे हैं। ठीक है ना, बस डिफरेंस ही है। आपने कई मूवीज में देखा होगा कि ग्रहों को गोला कह के बुलाते हैं, मैं उस गोले से आया हूँ। ठीक है, ठीक है, हाँ मैं उस गोले से आया हूँ, है ना। तो ये बस उसी उसी तर्ज पे इसका नाम गोला है। ठीक है। So sphere is a three-dimensional object made up of many circles between two point-shaped bases. देखो इधर देखो स्क्रीन पे, दो पॉइंट शेप्ड बेसेस लेने हैं, ये भी पॉइंट, ये भी पॉइंट। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में सर्कल्स बनाने हैं, बहुत सारे, इनफाइनाइट। ठीक है, अब जब अपन सर्कल्स बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? ऐसे बनाएंगे कि वो आधे वे तक तो उनकी रेडियस बढ़ती जाए, आधे रास्ते तक, और आधे रास्ते के बाद वापस घटती जाए, और बिल्कुल इक्वल प्रोपोर्शन में बढ़े। जैसे थोड़ी सी बड़ी, फिर उतनी ही बड़ी, जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बढ़े, फिर और बड़ी, फिर और बड़ी, सेंटर पे सबसे बड़ी, सेंटर पे सबसे बड़ी, और वापस ऐसे बड़ी, और फिर वापस छोटी होती चली गई। तो जो ऑब्जेक्ट तैयार होगा वो क्या होगा? स्फीयर। अब मैं उसको बिल्कुल यहाँ पे बनाते टाइम तो नहीं पूरा ढंग से बता पाऊंगा। जैसे मान लो ये छोटा सर्किल है, ये इतना सा सर्किल है ना, फिर थोड़ा सा और बड़ा बन गया यहाँ से, है ना, फिर थोड़ा सा और बड़ा बन गया, सर्किल पे सर्किल, सर्किल पे सर्किल, ऐसे बनता गया, बनता गया, और सेंटर पे सबसे बड़ा बना। ठीक है ना, और फिर वापस छोटा होता गया,
और ये काम नॉट ओनली हॉरिजॉन्टली हुआ, ये काम वर्टिकली भी हुआ, वर्टिकली भी यही काम हो रहा है। देखो यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ से भी सर्कल बनने स्टार्ट हुए, यहाँ से भी सर्कल बनने स्टार्ट हुए, यहाँ से भी सर्कल बनने स्टार्ट हुए। जो ऑब्जेक्ट तैयार होगा वो बनेगा एक गोला। ठीक है, देखो इस टाइप का अगर आप बनाना चाहो तो इस टाइप का ऑब्जेक्ट बनता है। अभी बताता हूँ, नीचे एक बार लिखो। A sphere is a three-dimensional object made up of many circles. बहुत सारे सर्कल्स हैं between two point shaped bases, यानी कि इसके बेसेस भी पॉइंट शेप्ड हैं, इसके बेसिस भी क्या है, पॉइंट शेप्ड है, कोई बेस ही नहीं है इसमें। तो इससे पता चलता है कि इसका सी से टी से बराबर आएगा। समझ आया? क्योंकि इसमें बेस है ही नहीं ना, जैसे सिलेंडर में दो बेस थे, कोण में एक बेस था, इसमें एक भी नहीं है। तो इसको जब आप फ्लैट जमीन पे टच करोगे तो एक पॉइंट के सारे टच होगी वो जमीन पे, एक पॉइंट के सारे टच होगी। ठीक है, समझ आया? तो इसका टीएसए और इसका सीएसए अलग अलग नहीं निकलता है, एक ही निकलता है। जो टीएसए है वही सीएस, जो दीवारों का एरिया है वही सारा एरिया है, क्योंकि इसके अलावा और कोई बेस नहीं है इस पे जिसपे वो टिका हुआ हो, पॉइंट पे टिका हुआ है, तो पॉइंट का एरिया तो वैसे भी जीरो होता है। ठीक है ना? ए स्फीयर इज ए रेडियस ओनली, और कुछ भी इसमें डायमेंशन के नाम पे नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये वन डायमेंशनल है। इसमें रेडियस है तो 3 बार फिर रेडियस है, रेडियस रेडियस रेडियस, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल है ना। चलो आओ, तो देखो अगर कभी बनाना चाहो तो कैसे, मैं तरीका बता देता हूँ। वैसे ऐसा बनाने की जरूरत नहीं पड़ती एग्जाम में, एग्जाम में तो स्फीयर बनाना है, दैट भी सर्कल बनाना है। एग्जाम में अगर स्फीयर बनाना है किसी भी कारण से तो स्फीयर नहीं बनाना है, क्या बनाना है, सर्कल ही बनाना है। देखो एक पहले बाहर से सर्कल बनाया, बनाया, ठीक है, फिर एक इसके बीचों बीच सबसे बड़ा सर्कल बनाया ऐसे, एक बार देख लो, बनाया, फिर ऐसे भी बनाया खड़ा भी। चलो मैं खाली में बना के बताता हूँ, ऐसे समझ नहीं आ रहा होगा। जैसे सपोज करो एक सर्कल बनाया, उसके बीचों बीच एक सबसे बड़ा सर्कल बनाया ऐसे। अब ये सर्कल, अभी तो ये एलिप्टिकल शेप में लग रहा है लेकिन ये सर्कल है बीच में, और फिर एक ऐसा भी बनाया हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। ठीक है, ओके। अब इस पॉइंट से फिर और सर्कल्स बनते गए, ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे फिर यूं भी। ठीक है, तो इस तरीके से एक स्फीयर तैयार होगा। अब ये दिख रहा है ना, गोले की तरह दिख रहा होगा। अब परफेक्टली तो फ्री हैंड से नहीं बन पाएगा, फिर कॉम्पास वॉम्पास से बनेगा, परफेक्टली बनाया। ठीक है, बनता है तो बनाओ, नहीं तो जैसा कि मैंने कहा एग्जाम में आपको इतना परफेक्ट स्फीयर बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो इसमें रेडियस है, तो इसके सेंटर से इधर जाओ तो भी आर, इसके सेंटर से इधर जाओ तो भी आर, ले देंगे इसके बाद एक ही चीज है आर, इधर जाओ तो भी आर, और इधर आ जाओ तो भी आर, उधर चल जाओ तो भी आर, इधर चल जाओ, इधर इधर कहीं पर भी जाओ, इसमें हमेशा रेडियस जितना लेंथ होगी, सेंटर से लेके उसके सरफेस तक जहां पे वो खत्म हो रही है बॉल, वो स्फीयर जहां पे खत्म हो रहा है, जो लेंथ होगी वो बराबर होगी, और उसको हम किससे डिनोट कराएंगे, आर। ठीक है, वन मोर थिंग, वैसे तो देखो इसकी हाइट होती नहीं है, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में कई बार कहता है वो हाइट ऑफ स्फीयर, हाइट ऑफ स्फीयर ये यहाँ निकलवाता है। तो हाइट का मतलब क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट जमीन से टच हो रहा है उसका सबसे नीचे वाला हिस्सा और उसका सबसे ऊपर वाले हिस्से के बीच में कितनी दूरी है, उसी को हाइट कहते हो। अभी सपोज करो किसी ने कहा आपकी हाइट बताओ, यार आपकी हाइट आप नापने जाओगे तो आपको कहेगा सीधे खड़े रहो, आपको कहेगा ना, क्योंकि अगर आप ऐसे टेढ़े खड़े होके अगर हाइट नपवाते हो तो वो करेक्ट हाइट नहीं होगी। करेक्ट हाइट क्या होगी, जब आप परपेंडिकुलर, जमीन से परपेंडिकुलर खड़े हो, फिर आपके आखिरी नाखून से लेके आपके सबसे ऊपर वाले बाल तक वो नापेगा, और उसके बीच की जितनी भी लेंथ है वो हाइट मानी जाएगी। ठीक है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, यहाँ तक आता है। अगर एक बाल अगर ऐसे हो रहा है तो वहां तक हाइट मानी जाती है, इसलिए लड़कियां हो गए जुड़ा उड़ा बना के फिर हाइट नपाती है, ताकि 1-2 इंच ज्यादा नापने में आ जाए। ओके, बिल्कुल आपके बॉडी का एक एक पार्ट, चाहे से वो हेयर ही क्यों ना हो, आपकी हाइट में शामिल होता है। आपने देखे होंगे कई सारे लड़के होते हैं जिनकी हाइट कम होती है ना, तो बाल खड़े करके रखते हैं ताकि 2 इंच तो बाल ही आ जाते हैं ना। ठीक है, ओके, तो वो वाकई में उनकी हाइट का पार्ट माना जाएगा। अगर किसी एग्जाम में हाइट एज ए क्राइटेरिया माना जाए तो उनके वो बाल भी हाइट में माने जाएंगे। हाँ, तो फिर वो अपनी अपनी सेटिंग है। ठीक है, आइए इधर। ठीक है, हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि वैसे तो उसकी कोई हाइट नहीं होती, पर जबरदस्ती निकालनी पड़े तो कैसे निकालोगे, इसके आखिरी सिरे से इसके ऊपर वाले सिरे तक हाइट मानी जाएगी। तो देखो यहां से यहां आया तो आर, और यहां से यहां आया तो दोबारा आर, यानी आर प्लस आर डायमीटर बोलते हैं अपन इसको। तो एक स्फीयर की डायमीटर ही उसकी हाइट मानी जाएगी, डी कह दो या एच कह दो।
अगर जबरदस्ती हाइट पूछे तो डायमीटर ही उसकी हाइट है। वैसे एक स्फीयर में हाइट होती नहीं है, रेडियस ही होता है, पर जबरदस्ती किसी क्वेश्चन में निकालनी पड़े तो उसका डायमीटर निकाल दो, वही उसकी हाइट है। ओके ओके, तो आप बी से लेके सी तक जो नापोगे 2r उसकी हाइट होगी। आ जाइए रेडियस, तो रेडियस आ जाओ, ओ से लेके ए चले जाओ, ओ से लेके बी चले जाओ, ओ से लेके सी चले जाओ, तीनों ही रेडियस है। फिर हाइट, हाइट के लिए आप बी से लेके सी आओ यानी बीसी। और बीसी कैसे नापोगे, बीसी कैसे नापोगे बोलो, ओबी ओसी प्लस ओबी, तो ये भी आर ये भी आर, दैट मीन्स 2r। ठीक है, तो इसका ये कैलकुलेशन खत्म हुआ। आ जाओ उसके सी से टी से। देखो हाइट के लिए हम r प्लस आर 2r भी लिख सकते हैं या सिंपली d भी लिख सकते हैं। d मतलब डायमीटर, इसकी डायमीटर इसकी हाइट है। आइए इसके फॉर्मूला में फटाफट आइए। ओके, अब देखो बाकी सब ऑब्जेक्ट्स में तीन चीजें थी जो निकाल सकते थे हम, सरफेस कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया, दूसरा टोटल सरफेस एरिया, तीसरा वॉल्यूम। जैसा कि मैंने कहा इसमें कोई बेस ही नहीं है और है तो पॉइंट शेप्ड है, तो उसका कोई एरिया नहीं है, जीरो है। तो टीएसए और सीएसए में यही तो फर्क होता था कि सीएसए में बेस का एरिया एक्सक्लूडेड रहता था, टीएसए में इंक्लूडेड रहता था। बेस एरिया जीरो है तो दोनों बराबर हो गए। तो इसमें टोटल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया नामक कोई क्वांटिटी नहीं होती, इसमें सिंपली सरफेस एरिया नामक क्वांटिटी होती है। इसके आगे कर्व या टोटल वर्ड लगाने की जरूरत नहीं, अगर लगा के देता है तो भी वही बात है। अगर आपको टोटल सरफेस एरिया पूछे तो भी यही निकालना, अगर आपको कर्व सरफेस एरिया पूछे तो भी यही निकालना, आपको सिंपली सरफेस एरिया पूछे तो भी यही निकालना। ठीक है, हाँ जी। अब सुनिए, याद करने के लिए बता रहा हूं, डेरिवेशन नहीं करेंगे अभी। ठीक है, याद करने के लिए बता रहा हूं। देखो ये गोला है, अभी जैसे मैंने इसका फॉर्मेशन बताया, इसका मैंने फॉर्मेशन बताया आपको, तो इसके फॉर्मेशन में मैंने क्या बताया, चारों तरफ सर्किल ही सर्किल, चारों तरफ सर्किल का एरिया, चारों तरफ सर्किल, तो सी से 4πr²। ठीक है, एज ए टेक्निक टू रिमेंबर फॉर द लॉन्गर पीरियड। ठीक है भाई, चारों तरफ सर्किल है ना, चारों तरफ से सर्किल ही सर्किल से घिरा हुआ है। ये एक सर्किल में πr² का एरिया होता है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया, पूरे सरफेस का जो एरिया होगा वो क्या होगा, 4πr²। देखो सरफेस एरिया 4πr²। सरफेस एरिया का थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, फिर हेमिस्फीयर का मैं याद करा दूंगा। इसके स्फीयर के क्वांटिटीज में से हेमिस्फीयर के क्वांटिटीज याद करना बहुत आसान है। नहीं गलत है, इतना भी आसान नहीं है, अभी बताएंगे बेटा। सरफेस एरिया 4πr² और वॉल्यूम 4/3πr³, ये याद करो एक बार। अच्छा एक और चीज आपने नोटिस करी, जब जब एरिया पूछ रहा है तब तक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन रहा है, जब जब वॉल्यूम पूछ रहा है तब तक क्यूबिक एक्सप्रेशन बन रहा है। तो फॉर्मूला कभी कई बार जैसे मैंने पूछा वॉल्यूम बताओ, तो बच्चे के मुंह से निकल जाता है 4/3πr², निकलते ही आपको याद आ जाना चाहिए वॉल्यूम स्क्वायर में कैसे आएगी, किसमें आएगी, क्यूब में, या फिर एरिया क्यूब में नहीं आएगा, किसमें आएगा, स्क्वायर में। अच्छा कोई कहेगा हाँ πr²h, ऐसे कहने वाला है। अभी इसकी डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे, हेमिस्फीयर खत्म करने दो, फिर बाद में बता देंगे। ठीक है, सबके प्रूफ है हमारे पास, मेरे को खत्म करना है, कल से क्वेश्चन स्टार्ट करना है। सुनो, हाँ जी, अब देखो उसका सिलेंडर का एरिया वॉल्यूम बताना। अब आप कहोगे सर वॉल्यूम में स्क्वायर ही क्यों आया, तो एच भी तो है। देखो दो क्वांटिटीज की, एक क्वांटिटीज की टोटल मिला के क्यूबिक हुई या नहीं हुई, तो वॉल्यूम हमेशा क्यूबिक आएगा, चाहे से बट के आए चाहे से इकट्ठा होके आए। ठीक है, इसमें एक साथ इकट्ठा होके आ रहा है क्योंकि इसमें एच नामक कोई चीज ही नहीं होती, इसमें आर ही होती है। तो ये दो फॉर्मूले लिखे बेटा। अब लिखो हेमिस्फीयर अर्धगोला, लास्ट ऑब्जेक्ट है हमारे कोर्स का हेमिस्फीयर, जिसको हम कहते हैं अर्धगोला या आधा गोला। हेमिस्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स हमारे घर में फिर भी कम मिलेंगे, लेकिन सॉरी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स हमारे घर में कम ही मिलेंगे गोले टाइप में, लेकिन हेमिस्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स ज्यादा मिलते हैं। ओके, जैसे कटोरा, ठीक है, जैसे आधा कटा हुआ नींबू, आधा कटा हुआ बिल्कुल सेंटर से कटा हुआ नींबू हेमिस्फीयर है या नहीं है ना, क्या आधा लड्डू तो फिर कट नहीं पाता परफेक्टली, वो टूट जाता है, नींबू बिल्कुल परफेक्टली कटता है ना। हाँ क्या, पान, खाने वाला पान कहाँ होता है मिस्टर, इनमें से किसी का भी नहीं होता, ऐसे तो बहुत सारी शेप्स है। ठीक है ना, रफ शेप का होता है वो। ठीक है, रफ शेप का वॉल्यूम निकालने के लिए 12वीं क्लास तक आने का वेट करना पड़ेगा, कर्व सीखने पड़ेंगे, पैराबोला हाइपरबोला ये सब।
और नहीं तो सुबह सुबह को 6 बजे वाली क्लास में वही टॉपिक, 5 बजे वाली क्लास में वही टॉपिक चल रहा है, आ जाओ। हाँ, और मुझे ज्ञान दे रहा है 10 मिनट लेट आते हो। नहीं तो उठता तो कभी भी, उससे क्या मतलब है? क्लास में तो टाइम पे नहीं आता ना। शाम को भी लेट आता है लेसन। बेटा एक उंगली ऐसे करेगा ना, 3 ऐसे आएंगी। 3.5 करके देख ले, और या फिर ऐसे उंगली किया कर, ऐसे 3 सामने है, 1 खुद की तरफ। ओके चलो लिख लिया। अब हेमिस्फेरिक, एक हेमिस्फीयर यानी आधा गोला एक ऐसा 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है जिसको बनाने के लिए एक स्फीयर को कट किया जाता है 2 इक्वल पार्ट्स में। बहुत सरल सी बात है, एक स्फीयर को बीचों बीच इक्वल पार्ट्स में कट करेंगे और ऐसे खोल के रखेंगे, तो ये भी एक आधा गोला हेमिस्फीयर, दूसरा भी आधा गोला हेमिस्फीयर। जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया, जब आपको एक्टिविटी करके देखनी है तो नींबू को काट के देखो, तो वो परफेक्ट एक हेमिस्फीयर बनता है, और कोई ऑब्जेक्ट ऐसे बने ना बने, नींबू बन जाता है। ठीक है ना? ओके, हेमिस्फीयर में भी स्फीयर की तरह केवल और केवल क्या होती है? रेडियस होती है। चलो हेमिस्फीयर का फिगर देखते हैं। तो देखो ये बीच वाला सर्किल था अभी स्फीयर के अंदर, बोलो ये बीच वाला सर्किल था ना। देखो इधर देखो, ये टोटल पहले एक सर्किल बनवाया था मैंने, ऐसे बनवाया था, फिर बीचों बीच एक सर्किल बनाया था, और फिर बीचों बीच सर्किल के नीचे सर्किल 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 बनाए थे। अब नीचे के तो बना दो, ऊपर के खा जाओ, क्योंकि आधा ही है ना ये तो। ठीक है, इस तरीके से बनाइए। हाँ, 400 उसको उसे उल्टा भी रख सकते हो। ठीक है, हमारे घर में बाउल्स होंगे, ग्लास बाउल्स, ग्लास स्टील बाउल्स तो नहीं होते परफेक्ट हेमिस्फीयर, लेकिन ग्लास बाउल्स होते हैं ना, वो भी परफेक्ट तो खैर नहीं हो सकते, लेकिन कुछ हद तक वो हेमिस्फेरिकल शेप में होते हैं। ठीक है, तो कटोरा, कटोरा कह के हम इसको याद रख सकते हैं, जैसे उसको गोला कह के याद रखते हैं, स्फीयर को कैसे कह के याद रखते हैं? गोला। और इसको कैसे कह के याद करेंगे? कटोरा। तो ये कटोरा पढ़ लो, नहीं तो बाद में कटोरा आ जाएगा। ठीक है, क्या क्या कह रहा है मैम? कटोरे का मतलब ये नहीं होता एग्जैक्टली कटोरा आ जाए, किसी का अगर आप मोहताज बनते हो तो भी आपके हाथ में कटोरा ही मानो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बात बात पे अगर घर वालों से पैसे मांगने पड़ते हैं, तो एक्चुअली कटोरा ही आपके हाथ में दिख नहीं रहा बस। ठीक है ना, अपने पैर पे तो खड़े नहीं हुए ना, तो पढ़ लो तो अपने पैरों पे समय पे खड़े हो जाओगे। हाँ जी, आइए। सो रेडियस होगा इसका आर, इस फिगर के अंदर रेडियस कहाँ कहाँ दिख रहा है? ओए और ओबी, ओए ओबी। अच्छा अगेन, स्फीयर की तरह इसकी भी कोई हाइट तो नहीं होती, लेकिन जबरदस्ती पूछ ले तो आखिरी सिरे से सबसे टॉप सिरे तक जाएंगे हम, ये सबसे टॉप सिरा, ये आखिरी सिरा, तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी? रेडियस। उसकी हाइट क्या थी? रेडियस का दुगना, क्योंकि वो डबल है, वो डबल था, स्फीयर क्या था? डबल था, तो उसकी हाइट क्या थी? ट्वाइस ऑफ रेडियस। इसकी हाइट क्या हो जाएगी? केवल सिंगल रेडियस। तो स्फीयर की, हेमिस्फीयर की हाइट और रेडियस बराबर हो, हाइट भी उतनी होती है जितनी उसकी रेडियस हो। ठीक है, क्लियर? अच्छा देखो, 2D में जब अपन सेमी लगाते हैं तो आधा माना जाता है, तो 3D में हेमी लगाने से आधा हो जाता है, याद रखो। ठीक है, 2D में सेमी, जैसे सर्किल का आधा सेमी सर्किल, क्योंकि वह 2D है, क्योंकि वह 2D है। तो सिमिलरली ऑब्जेक्ट्स के अंदर अगर आधा करना हो, जैसे मान लो कल को आपको सिलेंडर का भी आधा करना हो, तो हेमी सिलेंडर कहेंगे। क्या कहेंगे? हेमी सिलेंडर। आधा कर देना मतलब हेमी लगा देना। डन यहां तक? ओके, अब इसके बाकी चीजें निकालते हैं हम। कर्व सरफेस एरिया। हाँ जी, तो मुझे एक चीज बताइए, इधर सुनिए पहले। जब हमारे पास स्फीयर था, तो उसका सरफेस एरिया क्या था? 4 पाई आर। अब जब हमने इसको अलग अलग कर दिया, ध्यान से इधर देखो सब लोग, जब हमने इसको अलग अलग कर दिया, तो आप मानते हो कि 4 पाई आर स्क्वायर में से 2 पाई आर स्क्वायर का सरफेस एरिया इसके पास गया होगा और 2 पाई आर स्क्वायर का सरफेस एरिया इसके पास गया होगा। लेकिन जब वो जुड़े हुए थे तब उसका कोई बेस नहीं था, जब वो खुल गए तो इसका भी एक बेस है
यानी हेमिस्फीयर के पास सर्कुलर बेस होता है, स्फीयर के पास। और 3D ऑब्जेक्ट्स की खास बात है, कटिंग करने के बाद एरिया बढ़ जाता है। याद रखना, हमको ऐसा लगेगा कि हमने अगर ऑब्जेक्ट को काट दिया तो हमारा एरिया कम हो गया, कम नहीं होगा, बढ़ेगा। एक फेस और दिखाई देने लग गया ना, समझ गए ना? क्लियर है? तो पहले तो उसका बेस था नहीं, लेकिन अभी बेस है। तो देखो 4πr² कहां पे था? इस गोलाकार पे था। तो कट करने के बाद 2πr² इस गोलाकार पे है और 2πr² इस गोलाकार पे है। लेकिन एक सर्किल इधर भी दिख रहा है, तो इस सर्किल का एरिया πr² और होगा। तो CA से अलग होगा, TA से अलग होगा हेमिस्फीयर में। CA से तो 2πr² जो मिल गया, TSA में 1πr² और जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 3π। यानी हेमिस्फीयर में दो प्रकार के सरफेस एरिया होंगे वापस। CA से तो हो जाएगा 2πr² और TA से क्या हो जाएगा? एक सर्कुलर बेस का एरिया और जुड़ जाएगा, दैट मींस 3πr²। लिखो, आपने कहा था सरफेस एरिया, सरफेस एरिया नहीं है वो, कर्व सरफेस एरिया। सरफेस एरिया दो प्रकार के हैं यहाँ पे, पिछली बार की तरह सिंगल सरफेस एरिया नहीं है। 2πr²। और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला वही बनता है कि CA से तो आएगा ही आएगा, एक बेस का एरिया और जुड़ेगा और उसका बेस सर्कुलर है, तो 2 में एक जोड़ा तो कितना मिला? 3π। याद हुआ? साथ के साथ याद भी करते चलो। हो गया? अच्छा जी, अब वॉल्यूम एग्जैक्टली आधा हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? उसके अंदर की खाली जगह। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? इधर देखो, उसके अंदर की खाली जगह। जैसे नींबू है, तो नींबू के अंदर का जो भी मटेरियल है अंदर, जो भी उसके अंदर रस भरा हुआ है, वो उसका वॉल्यूम है। तो जब आप आधा कर दोगे तो आधा आधा बढ़ जाएगा एग्जैक्टली। तो वॉल्यूम एग्जैक्टली उसका आधा हो जाएगा जो स्फीयर का वॉल्यूम हुआ करता था। अब स्फीयर का वॉल्यूम क्या हुआ करता था बोलो? 4/3πr³। ये होता था, अभी सीखा था। इसका आधा कर दूं, आधा कैसे करूंगा? 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 2 से 1, 2 से 2 टाइम कट गया। तो आपने देखा हेमिस्फीयर के फॉर्मूले याद करने ज्यादा मुश्किल नहीं है। हाफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, जिसमें से वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये रहा, तो उसका हाफ कर दूंगा तो 2/3πr³ इज द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, अलग से इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, ओके। हाँ जी, तो जाते जाते जल्दी क्विकली रिवाइंड करो। आज अपन ने 3 ऑब्जेक्ट कवर किए, कोण, स्फीयर। पहले बुक्स बंद करो सारी, नोटबुक एंड बुक्स। तो पहले स्फीयर हेमिस्फीयर पे आते हैं, लेटेस्ट यही किया है। तो स्फीयर के तो दो ही चीजें निकाल सकते हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। हेमिस्फीयर के 3 चीजें निकाल सकते हैं, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम। पहले वॉल्यूम की बात करते हैं, सरल है वो। 4/3πr³ पूरे का, इसका आधा करो 2/3, 4/3, 2/3। फिर से बोलो 4/3πr³ मत लगाना, बोल जाना, केवल 4/3 मत लिख के आना। चलो बात करते हैं सरफेस एरिया की। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला याद करने के लिए ऐसे याद रखो, 2 3 4। याद रखोगे 2 3 4। 2 और 3 तो है हेमिस्फीयर के, और सबसे बड़ा 4 है हमारा स्फीयर का। उसका एक ही एरिया है ना, 4πr², और 2 और 3 मिलेंगे हेमिस्फीयर को। 2 तो मिलेगा CSA को, ऑब्वियसली CA से छोटा TA से बड़ा होता है। 3 मिल जाएगा TSA को, क्योंकि एक बेस एरिया जुड़ गया। और उसके अलावा कोण, कोण में क्या क्या चीजें होती हैं? रेडियस, हाइट एंड स्लैंट हाइट। रिलेशनशिप क्या होता है तीनों का? रेडियस, स्लैंट हाइट और हाइट का रिलेशन क्या होता है? L² = R² प्लस, कुल मिलाकर स्लैंट हाइट सबसे बड़ी होगी, रेडियस और हाइट के कंपैरिजन में स्लैंट हाइट सबसे बड़ी होगी। तो इसका स्क्वायर अकेला रहेगा, इन दोनों के स्क्वायर का सम दूसरी तरफ रहेगा। ठीक है, उसके बाद 3 चीजें इसमें भी निकल सकती है, CSA, TSA, वॉल्यूम। CSA का तो डेरिवेशन बताया था, πrl। TSA में πrl तो आएगा ही आएगा, एक सर्कुलर बेस और जुड़ जाएगा, तो πrl + πr², जिसमें से πr कॉमन ले लूं तो l+r, तो πr × l+r। और वॉल्यूम की बात करी तो अभी मैंने रिजल्ट याद करवाया कि सिलेंडर का 1/3, सिलेंडर का क्या था? πr²h, तो इसका 1/3 πr²। कल की तारीख में सबसे पहले सुन लो ध्यान से, फिर कहना मत। जिसको 6 ऑब्जेक्ट में से किसी भी ऑब्जेक्ट का कोई भी फॉर्मूला याद नहीं हुआ, तो पहली बात तो क्लास के बाहर से क्लास लेगा, प्लस 100 टाइम्स लिख के आना, समझ आए? तो आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, ओके? तभी हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे।
Thank you so much for listening to us. Have a nice day. Keep learning.